अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन, यूरेनियम। तो एक इन डिटेल लेक्चर था आइसोटॉप्स पर। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप वो देख लें। और उसमें हमने ये भी सीखा था कि हम किसी आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो एक बहुत इन डिटेल लेक्चर था आइसोटोप पर। तो आप पहले वो लेक्चर देखें, आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसके यूजेस की तरफ मूव करते हैं। तो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा बेटा, यूजेस करने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, डेट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब सर ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या है? बेसिकली यूजेस में हम इन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिस्कस करने वाले हैं। बेटा आइसोटोप्स दो तरह के होते हैं, एक आपके पास नेचर में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली होते हैं, और दूसरे आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, खुद प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, अब वो आइसोटॉप्स जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाएं बेटा, उन आइसोटॉप्स को हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। क्लियर है? तो क्या करेंगे इसकी डेफिनेशन? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो आप इसकी डेफिनेशन यू करेंगे, द आइसोटॉप्स that prepared artificially is called रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। तो बेटा जो आइसोटोप्स खुद बनाए जाते हैं उसको हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। अब याद रखेंगे कि इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में से बेटा कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, खुद ब खुद रेडिएशंस इमिट होती हैं। और वो रेडिएशन कौन कौन सी होती हैं? इनमें से बेटा अल्फा पार्टिकल्स निकलती हैं, बीटा पार्टिकल्स, and third one is gamma rays। तो ये तीन तरह की रेज जो हैं इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में से इमिट होती हैं। ओके, कुछ में से अल्फा पार्टिकल्स निकलती हैं, कुछ में से बीटा पार्टिकल्स निकलती हैं, कुछ में से गैमा पार्टिकल्स निकलती हैं। तो डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ओके, अच्छा अब जरा अल्फा पार्टिकल्स इसकी बात करें तो बेटा अल्फा पार्टिकल्स इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज भी 2 यूनिट होता है। ये भी आप याद रखेंगे, मतलब कि डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर। ओके, और अल्फा पार्टिकल्स को हम हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। बेटा चीजें नोट करते जाएं, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। ओके, हीलियम न्यूक्लियाई इसलिए बोलते हैं कि बेटा हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, और प्रोटॉन्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हीलियम के पास भी 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके पास भी 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसीलिए हम अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा बेटा बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स के ऊपर बेटा अगर चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके बेटा, बीटा पार्टिकल्स को हम
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, ठीक है, बहुत फास्ट मूव करता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम बीटा पार्टिकल्स को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं। ओके, अच्छा, गैमा रेज की बात करें तो गैमा रेज के ऊपर नो चार्ज, बेटा कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। गैमा रेज आपके पास न्यूट्रल होती हैं, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ओके, अच्छा, अगर इसकी पेंट्रेटिंग पावर की बात करें, अगर आपने ये सीरीज मुझसे पढ़ रखी है तो आपको पेंट्रेटिंग रेडिएशंस के बारे में पता होगा। हमने जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी तो वहां पर मैंने पेंट्रेटिंग रेज का, पेंट्रेटिंग रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, अब अगर इसकी पेंट्रेटिंग पावर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा होती है। बेटा पेंट्रेटिंग पावर का मतलब है किसी चीज में घुस जाने की सलाहियत, ठीक है, किसी चीज में इंटर हो जाना। तो ये जो आपके पास गैमा रेज हैं बेटा, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट होती है और इनकी जो पेंट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये आपके पास मैं साइड पर हो जाता हूं, आप जरा एक चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसके नोट्स बनाते जाएं। मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो आइसोटोप्स जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाएं और इनमें से 3 तरह की बेटा रेज निकलती हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज। ओके, जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और गैमा रेज के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं। बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो ये बहुत फास्ट मूव करती हैं, तो इनको हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और गैमा रेज आपके पास इनकी जो पेंट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। The first use of isotope is in radiotherapy बेटा, जिसको हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से आइसोटोप्स हैं इनकी बात अभी करते हैं, लेकिन आपको ये तो पता हो कि कैंसर एक्चुअल में होता क्या है। बेटा आपकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल डिवीजन ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं, या जिसको हम अक्सर सुनते रहते हैं रसोली का नाम दे दिया जाता है, गिल्टी का नाम दे दिया जाता है। तो ये आपके पास कैंसर होता है। अब कैंसर भी 2 तरह का होता है, एक इंटरनल कैंसर होता है और एक एक्सटर्नल कैंसर होता है। बेटा अगर आपकी स्किन के ऊपर कैंसर हो जाए, ठीक है, मतलब नेक्ड आई से आप देख सकें, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैंसर, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। ओके, और दूसरा आपके पास इंटरनल कैंसर होता है, आपकी बॉडी के इनसाइड कैंसर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स कैंसर होता है। तो अगर हम कैंसर की टाइप्स की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 तरह का होता है बेटा, एक एक्सटर्नल कैंसर एंड सेकंड वन इज इंटरनल कैंसर। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, ऑन दी सरफेस ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर कैंसर हो जाए। और इंटरनल क्या है? इनसाइड द बॉडी। अब इसकी एग्जांपल ले लें, लंग्स कैंसर। तो ये आपके पास क्या है? इंटरनल कैंसर है। ओके, अब बेटा चाहे इंटरनल कैंसर हो चाहे एक्सटर्नल कैंसर हो, हम आइसोटोप्स की मदद से इसका इलाज करते हैं। ठीक है, तो अब जो एक्सटर्नल कैंसर है उसके लिए अलग आइसोटोप्स यूज किया जाता है और जो इंटरनल कैंसर है उसके लिए अलग आइसोटोप्स यूज किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे हमारा एक्सटर्नल कैंसर ऑन द सरफेस ऑफ स्किन के ऊपर। ठीक हो गया, तो पहले इसके लिए बेटा 2 आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं, फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90। ओके, phosphorus 32 and strontium 90 are used for the treatment of skin cancer, cancer on the surface of body। तो बेटा अगर आपकी बॉडी के ऊपर कैंसर हुआ है तो उसके लिए हम 2 आइसोटोप्स यूज करते हैं, स्ट्रोंशियम 90 एंड फॉस्फोरस 32। तो बेटा एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज ये आप करें कि ये आपकी
स्किन है और इसके ऊपर ये आपके पास नंबर ऑफ सेल डिवीजन ज़्यादा हैं जिसको हम कैंसर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा सेल डिवीजन हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ओके। तो फिर इस पर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आइसोटॉप्स हैं इनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। अब इनमें से कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं, फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 emits बीटा रेडिएशंस विच आर लेस पेंट्रेटिंग पावर। बेटा फॉस्फोरस 32 में और स्ट्रोंशियम 90 में बीटा पार्टिकल्स निकलती हैं जो कि लेस पेंट्रेटिंग है, मतलब ये अगर आपकी बॉडी पर फॉल करवाई जाएं तो आपकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर घुसने की पावर नहीं है, लेस पेंट्रेटिंग है, ओके। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स निकलती हैं, तो देखिए अगर यहां पर चाहे आप फॉस्फोरस 32 ले लें, चाहे आप स्ट्रोंशियम 90 ले लें, तो इनमें से क्या निकलेंगी, बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल जैसे ही आपकी इस स्किन के ऊपर पड़ेगा तो बेटा वो क्या करेंगे कि इन कैंसर के सेल्स को डेड कर देंगी। क्या कर देंगी, जैसे ही ये आपके पास रेडिएशंस जो इससे निकलती हैं, कौन सी, बीटा रेज, डेट डेड दी सेल ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसके जो सेल्स हम उनको डेड कर देंगे और बाद में हम यहां से इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये आपकी स्किन जो है ये क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है। तो बेटा स्किन कैंसर के लिए याद रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए भी फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 का हम यूज करते हैं। अच्छा, अगर सर हमारी बॉडी के अंदर कैंसर हो जाए, एक्सटर्नल कैंसर की बात की, अब इंटरनल कैंसर की बात करें तो उसके लिए बेटा हम कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, ओके। तो कोबाल्ट 60 इज यूज इन द रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, ओके। तो अगर इनसाइड द बॉडी कैंसर है आपको तो उसके लिए कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। तो इसमें से बीटा एंड गैमा रेज आर प्रोड्यूस। तो बेटा जो आपका कोबाल्ट 60 है इसमें से बीटा और गैमा रेज निकलती हैं और हमने बात की कि जो गैमा रेज हैं ये बहुत हाईली पेंट्रेटिंग पावर रखते हैं, तो ये आपकी बॉडी में घुस जाने की सलाहियत रखते हैं और वहां पर जाकर जो आपके पास टारगेटेड आपकी बॉडी है जहां पर कैंसर हुआ है वहां पर जो नंबर ऑफ सेल डिवीजन बड़े हुए हैं उनको डेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो कैंसर का इलाज कर पाते हैं। द सेकंड यूज ऑफ आइसोटॉप्स एज ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड इन मेडिसिन। बेटा अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसकी बीमारी की तशखीस के लिए, उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज करते हैं, ओके। तो यहां पर देखें, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज एज ट्रेसर्स। बेटा ट्रेसर्स का मतलब ये होता है कि बहुत कम मिकदार में, ठीक है, बहुत मामूली सी इनकी मिकदार यूज की जाती है, किसमें, इन मेडिसिन टू डायग्नोस। डायग्नोस का मतलब होता है पता लगाना, तशखीस करना। द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी, किसी की बॉडी में अगर ट्यूमर की बीमारी है तो उस बीमारी की तशखीस के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा आयोडीन 131, ओके, ये आयोडीन 131 इसका एटॉमिक मास है। तो ये आइसोटॉप यूज किया जाता है किस लिए, इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। ये नाम याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड। बेटा ये चीज जो है आपकी, ये जो आपका नेक है ये यहां पर प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड, ओके। अब अगर इसमें बीमारी हो जाए गोइटर की, अब ये बेसिकली कौन सी बीमारी है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का गला यहां से सूज जाता है, ठीक है, स्वेल हो जाता है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं गोइटर, ठीक है। तो यहां पर थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड में गोइटर की बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन 131 का यूज करते हैं। सो दिस इज बिकॉज द थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब आयोडीन। बेटा ये यूज इसलिए करते हैं, आयोडीन 131 यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक होगा ना। तो इसकी बीमारी का, इस गोइटर की बीमारी का पता करवाना बहुत आसान है। अब तो मार्केट में ये आयोडीन सॉल्ट्स भी मिल जाते हैं, तो आप उसको वो पानी भी अगर उनका पिला देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे को गोइटर की बीमारी है, ठीक है। क्योंकि जो गोइटर है, थायराइड ग्लैंड है, वो आपका क्या करता है, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। तो आयोडीन 131 is injected into the thyroid gland to
टू टेस्ट द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। बेटा फिर किया क्या जाता है कि आयोडीन 131 को आपके थायराइड ग्लैंड यहाँ पर इंजेक्ट करवाया जाता है, पता करवाने के लिए कि आपका थायराइड ग्लैंड सही वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको कहीं गोइटर की बीमारी तो नहीं है। ओके, inside the thyroid gland the radiations destroy the cancer cells rapidly। तो बेटा अगर किसी को ये गोइटर की बीमारी है भी तो फिर क्या किया जाता है कि ये उसके कैंसर, यहाँ पर देखें रेडिएशंस जो है ये कैंसर सेल्स को क्या कर देते हैं, रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम रेडिएशंस को यहाँ पर थायराइड ग्लैंड में जहाँ पर गोइटर की बीमारी है, अगर वहां पर रेडिएशंस फॉल करवाते हैं तो क्या हमारा जो थायराइड ग्लैंड है क्या वो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो आंसर है नो। देखें, द कैंसर में भी इलिमिनेटेड, बाहर निकल जाता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हेल्थी पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जहां पर आपको गोइटर की बीमारी है सिर्फ वहां से जो कैंसर सेल्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, बाकी जो हेल्दी पार्ट है थायराइड ग्लैंड का वो बिल्कुल वैसे ही रहता है, उसको किसी किस्म का डिस्ट्रॉय नहीं करता। ओके, अब आयोडीन 131 में कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं? बीटा एंड गैमा रेडिएशंस निकलती हैं। आयोडीन 131 इज वेरी गुड सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमा पार्टिकल्स। ठीक है, तो गैमा पार्टिकल्स का अच्छा सोर्स है आयोडीन 131। ओके, तो यहां पर हमने आयोडीन 131 को यूज किया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि थायराइड ग्लैंड में गोइटर की डायग्नोसिस के लिए हम कौन सा आइसोटॉप्स यूज करते हैं। ओके, तो उसका आंसर है आयोडीन 131। तो मैं यहां पर जरा साइड पर हो जाता हूं, या आप पॉइंट यहां से इसको नोट कर लें। ओके, अब बेटा एक और आपके पास आइसोटोप होता है जिसको हम कहते हैं टेक्नीटियम 99, इसका एटॉमिक मास है। ओके, अब ये इसमें से बेटा आपके पास गैमा रेज निकलती हैं, यूज्ड फॉर द मॉनिटर ऑफ बोन ग्रोथ। आपने अक्सर सुना होगा कि जो मदर्स होती हैं वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं और जाकर कहती हैं कि सर डॉक्टर साहब ये हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। ऐसा होता है ना, डॉक्टर के पास गई, सर ये हमारा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो उसके लिए फिर ये जो आपके पास टेक्नीटियम 99 का यूज करके ये पता करवाया जाता है कि एक्चुअल में जो वो बच्चा है उसकी बोन जो है वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। ओके, तो इसके लिए फिर हम ये आइसोटॉप्स यूज करते हैं। द थर्ड यूज ऑफ आइसोटोप इन आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। अब आप कहेंगे कि सर ये आर्चियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? बेटा इसका मतलब है आसारे कदीमा। नाम सुन रखा है या आपने बेटा पाक स्टडीज में पढ़ा होगा। ठीक है, आप पाकिस्तान की बात करें तो दो सिटीज हैं, हड़प्पा और मोंजोदड़ो। ठीक है, ये कदीम माने जाते हैं। तो जब इस शहर की खुदाई की गई तो वहां से कुछ आसार मिले कि कुछ लोग रहते थे, उनके रहने सहने का अंदाज मुख्तलिफ था, वो किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो उनका एक पूरा स्केच आपको बताया जाता है, ज्योग्राफिया में आप इसको पढ़ोगे। ओके, तो अब ये इसमें आइसोटोप्स का क्या यूज है? तो बेटा जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स जमीन के नीचे दब गए, उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए कि यार ये कितने साल पुराने हैं, उसके लिए हम आइसोटोप्स का यूज करते हैं। ओके, अच्छा आपने सुन रखा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, डायनासोर्स नाम सुना है। अब हम सुनते आते हैं कि जो ये डायनासोर्स हैं ये आज से तकरीबन 5000 साल पहले के हैं। अब कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ओके, तो हम इन्हीं आइसोटोप्स की मदद से पता कराते हैं कि यार ये जो डायनासोर्स हैं ये कितने साल पुराने हैं, या ये जो इनकी हमें हड्डियां मिली हैं तो ये कितने साल पुरानी है। तो उससे हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि इस चीज को गुजरे हुए कितनी देर हो गई। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्टोन्स। तो प्लांट्स, एनिमल्स और स्टोन की एज को एस्टिमेट करने के लिए हम
आइसोटॉप्स का यूज करते हैं। ओके, अब याद रखिएगा कि ये जो प्लांट्स, एनिमल्स और स्टोन्स हैं, इनमें कार्बन प्रेजेंट होती है, डेट आर कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स। अब इसके लिए कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स बाय मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन देम। बेटा ये जो डेड प्लांट्स, एनिमल, जैसे मैंने आपको कहा कि इनमें कार्बन प्रेजेंट होती है, तो हम इनमें क्या करते हैं कि कार्बन 14 की एज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्या इनमें इनकी क्वांटिटी कितनी रह गई है। ओके, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, या सिर्फ कार्बन डेटिंग में कहा जाता है। तो डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो उसके अंदर जो आपका फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन 14 को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं और उससे उसकी एज को डिटरमाइन करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि हम कार्बन 14 को मेजर करें, इसका क्या मतलब है। तो बेटा इसका मतलब ये है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 वी कैन एस्टिमेट फॉसिल फ्यूल्स। ये तो पता चल गया, लाइक क्या हो सकते हैं, डेड प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बेस्ड, डेट इज इंपॉर्टेंट, यहां से कैसे पता चलता है, बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14। बेटा इनकी हाफ लाइफ मेजर की जाती है। ठीक है, अब कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है, 5700 ईयर्स। अब हाफ लाइफ का क्या मतलब है, मैं आपको कॉमन से एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कोई आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स X है और 100 है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 100 है, 100% है। अब इसकी हाफ लाइफ, हाफ का क्या मतलब है, जब ये 50 रह जाए। देखो 100 का हाफ क्या होता है बेटा, 50। ओके, अब ये 100 से 50 होने को इसको कितना टाइम लगा, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। लेट्स सपोज हम मानकर चलते हैं कि इसकी क्वांटिटी थी 100%, अब 100 से 50 हुई, मतलब इसकी 50% ये गुजर गया, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 1 ईयर। मतलब 100 से 50 तक जाने में इसको 1 साल लगे। ओके, अब 50 की हाफ लाइफ क्या होगी, 25। ओके, अब 25 की हाफ लाइफ कितनी है, 12.5। ओके, तो इस तरह हाफ लाइफ डिटरमाइन की जाती है और उससे एस्टिमेट लगाया जाता है कि इनकी एक्चुअल में एज कितनी है, ये कितने साल पुराने हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिख दी है, ये आप केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी हाफ लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द रेडियो एक्टिव मटीरियल ओरिजिनली प्रेजेंट टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके। ओके, इनमें से रेडिएशन निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है, और जब वो हाफ रह जाते हैं तो फिर उसकी एज डिटरमाइन कर ली जाती है कि ये हाफ होने में इसको कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो इसको बेटा हाफ लाइफ कहते हैं। ओके, तो एग्जांपल जैसे कोबाल्ट 60 की हमने बात की, जो कि स्किन कैंसर के लिए यूज किया जाता है, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5.27 ईयर्स। आइसोटोप्स आर आल्सो यूज इन केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। बेटा किसी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए भी हम आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तो यहां पर देखें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज यूज इन केमिकल रिएक्शंस टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कार्बन 14, बेटा एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है आपके पास, किस लिए यूज किया जाता है, कार्बन 14 इज यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 का यूज करते हैं। ओके, तो इसलिए भी आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। ओके, अब बेटा याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक नीड है हमारी, तो अगर आइसोटोप्स की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आइसोटोप्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, तो यहां पर देखें, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, तो देखें
बाय कैरिंग आउट अ कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फिशन रिएक्शन हो रहा होता है। अब फिशन रिएक्शन क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। ओके अच्छा, एक चीज याद रखें कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम डिस्कस कर रहे हैं डेट इज वेरी अनस्टेबल। बेटा ये स्टेबल नहीं होते, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए मुसलसल इनसे रेडिएशंस इमिट होती रहती हैं। ओके अब यहां पर फिशन रिएक्शन आपके पास क्या है, सुनो जरा। द ब्रेकडाउन ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में ब्रेकडाउन हो जाना, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर देखें बेटा, इसकी डेफिनेशन में लिखने लगा हूं, द रिएक्शन, इसको आप कहें द प्रोसेस, हाँ, the process in which the heavy nucleus is split up या ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं into two smaller nuclei with huge amount of energy। बेटा हमें एनर्जी भी साथ मिलती है। तो देखें न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट अप इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई अलोंग विद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हैवी न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो जाना ये कहलाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो ये देखें आपके पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 238, ये आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, वेरी अनस्टेबल। ये क्या होता है आपके पास, अनस्टेबल। अच्छा अगर इस तरह हम एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवा दें, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जो स्लो मूव करते हैं, न्यूट्रॉन भी दो तरह के होते हैं, फास्ट मूविंग और स्लो, ठीक है, जो बहुत स्पीडली मूव करते हैं उनको कहते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, और जो स्लो मूव करते हैं उसको हम कहते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स का यूज करते हैं जिनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। ओके अगर इस यूरेनियम के आइसोटोप पर हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाएं तो होगा क्या कि ये वाला बेटा यूरेनियम ब्रेक डाउन हो जाएगा टू एलिमेंट्स में, किस किस में, क्रिप्टॉन में और बेरियम में। तो एक एलिमेंट इसका न्यूक्लियस ब्रेक हुआ किस किस में, क्रिप्टॉन में और बेरियम में। अब क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36 और इसका एटॉमिक मास होता है 94। बेरियम, इसका एटॉमिक नंबर 56, इसका एटॉमिक मास होता है 139। ओके इसके साथ बेटा हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं along with 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी मिलती है जो कि बहुत ज्यादा है। ओके तो यहां पर देखें ये अनस्टेबल, अब देखें ये बड़ा न्यूक्लियस है, अब ये हैवी न्यूक्लियस टू स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, ये दोनों स्टेबल हैं। ओके क्रिप्टॉन और बेरियम क्या है, स्टेबल है। तो देखो हैवी न्यूक्लियस टू स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। याद रहेगा, सिंपल इतना है कि हैवी न्यूक्लियस का स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो जाना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ओके अब यहां पर देखो हमें एनर्जी मिली कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी है बेटा, बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है अब इस एनर्जी को यूज करते हैं हम वाटर को स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और फिर उससे टरबाइन रन होती है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये आपके पास यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, और ये इतना आसान नहीं है, इसके न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियस वेरी स्टेबल, इसका तो अनस्टेबल है। ठीक है, तो इतना इजी नहीं है किसी न्यूक्लियस को तोड़ देना। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को भी तोड़ने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सारा यही प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी, तो वहां पर आप इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मकसद था आपको न्यूक्लियर फिशन का कॉन्सेप्ट देना। बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ता है, उसको नहीं पता होता कि यार ये रिएक्शन क्या है, ये क्या बना, ये यहाँ से यहाँ पर ये क्या क्या बन रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। केमिस्ट्री को हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ें। क्लियर है? तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।